कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you। ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them। Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker। Hello everyone, myself Anisha Gauhar. I have secured rank 11 in Indian Economic Service 2022. Today I am going to share my strategy and how I prepared for this exam, Indian Economic Service, through DKT platform. So firstly, I will give you a brief introduction of mine, then I will proceed to particular paper, respective paper, and will tell you what resources I followed during my preparation and what I did in this attempt, because this is my third attempt. सो फर्स्टली मेरा जो बैकग्राउंड है, मैंने ग्रेजुएशन गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया है। मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट शुरू से नहीं रही, क्योंकि मेरा जो बीएससी में जो सब्जेक्ट था वो मैथमेटिक्स था और स्टैटिस्टिक था। उसके बाद से मैंने आईआईटी जाम का पेपर दिया और आईआईटी रुड़की में मैंने एमएससी इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया। वहाँ पे मैं 2019 में पास आउट हुई और जस्ट पास आउट होने के बाद मैंने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की प्रिपरेशन की 2019 से मैंने शुरू कर दी थी और दिस इज़ माय थर्ड अटेम्प्ट। सो जस्ट लेट्स मूव टू द पेपर वाइज स्ट्रैटेजी। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पूछा जाता है, जैसे कि प्रेसी राइटिंग, एस्से राइटिंग, फिर आइडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा जाता है, पैराग्राफ राइटिंग पूछा जाता है, वर्ड मीनिंग पूछा जाता है और एरर स्पॉटिंग पूछा जाता है। तो जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तभी मैंने एक बुक ऑर्डर की थी प्रेसी राइटिंग का, जिसमें कि यूपीएससी के द्वारा जितने भी प्रेसी पूछे गए थे अलग अलग एग्ज़ाम्स में, उनका वो कलेक्शन था और मैंने वहाँ से प्रेसी राइटिंग को प्रैक्टिस किया था। और उसके बाद से मैंने एस्से के लिए यूट्यूब वीडियोस देखा था। विज़न आईएएस में एक मैम थी जिन्होंने प्रॉपरली बताया था कि एक एस्से को कैसे अप्रोच करते हैं, व्हाट शुड बी द रिक्वायर्ड कंटेंट फॉर एन एस्से, हाउ कैन समवन राइट एन एस्से, जो भी था प्रॉपर उसमें तरीका बताया गया था। उसमें से जो डिफरेंट टेक्निक्स थी एस्से लिखने के लिए, उसमें जो मुझे कंफर्टेबल लगा था वो एनेक्डोट टेक्निक लगा था, जिसमें आप एक एस्से को एनेक्डोट के साथ स्टार्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन प्रोसीड फर्दर इन द एस्से। तो मैं अपने आप को उसमें कंफर्टेबल फील करती थी। तो मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर एनालाइज किए, उसमें देखा कि कौन कौन से ब्रॉड एरिया पे एस्से मोस्टली पूछा जाता है। क्योंकि मैं विमेन रिलेटेड एस्से पे बहुत ही कंफर्टेबल थी, तो मैंने विमेन से रिलेटेड एक प्रॉपर 1 और 2 पेजेस का एक कंटेंट प्रिपेयर करके रख लिया था। हर डायमेंशन में उसकी हिस्ट्री, उसकी ट्रेंड्स और जो भी स्पेशल मूवमेंट्स थे रिलेटेड टू विमेन, कुछ गवर्नमेंट के स्कीम्स, कुछ अच्छे डेटा पॉइंट्स और ऐसे ही बहुत सारे मैंने 1 या 2 पेज में विमेन से रिलेटेड एक कंटेंट प्रिपेयर करके रख लिया था। और लकीली इस बार विमेन से रिलेटेड एक एस्से आया था, तो मैंने वही एस्से अटेम्प्ट किया था। और रही बात आइडियम्स एंड फ्रेजेस की, तो वो इतना वास्ट होता है कि हम उसको इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। बट मैंने अपने मोबाइल में कुछ ऐप्स इंस्टॉल कर रखे थे, जिसको मैं बस ऐसे ही यूं ही गो थ्रू करती थी और जितना हो सकता था मैं उसको रिटेन करने की कोशिश करती थी। और वर्ड प्रॉब्लम के लिए वर्ड मीनिंग के लिए जब मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, उस टाइम मैंने गौरव गर्ग सर का एक क्लास अटेंड किया था, एक लेक्चर ख़रीदा था जिसमें वो वर्ड मीनिंग के क्लासेस लेते थे। तो उसके 20 या 30 लेक्चर थे जिसके मेरे प्रॉपर नोट्स थे। तो एग्ज़ाम से ठीक कुछ दिन पहले मैं उनको रिवाइज करके गई थी। और पैराग्राफ राइटिंग भी आप इतना न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो, इतना प्रेसी प्रैक्टिस करते हो और ऐसे प्रैक्टिस करते हो, तो उसके थ्रू ही आपका पैराग्राफ राइटिंग का भी प्रैक्टिस हो जाता है।
और एरर स्पॉटिंग के लिए मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया था। जो बैंकिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनका मैं गूगल पे सर्च करती थी एरर स्पॉटिंग प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम्स, और उसमें आंसर्स भी दिए रहते थे और टेक्निक्स भी दिए रहते थे कि एरर कहाँ पे है और इस एरर में कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसको करेक्ट करने का तरीका क्या है। तो कुछ मैं प्रैक्टिस की थी और उस पे 1 या 2 पेज पे कुछ इम्पॉर्टेंट्स जो भी मुझे पॉइंट्स लगे थे मैंने उसका नोट्स बना लिया था। बहुत डीप में मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की इंग्लिश की, और मैंने इस बार 47 स्कोर किया था। तो दिस इज़ हाउ आई प्रिपेयर फॉर द इंग्लिश। नाउ कमिंग टू द जीएस पार्ट। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट था मेरे लिए जो कि मेरे लिए बहुत न्यू था, बिकॉज आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो उसका बेस बनाने के लिए मैंने एनसीईआरटी ख़रीदी पहले। जैसे कि हिस्ट्री का मैं 10th 11th और 12th का मैंने पूरा हिस्ट्री पढ़ा था, अच्छे से एनसीईआरटी गो थ्रू की थी फर्स्ट रीडिंग में। फिर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा, वहाँ से मैंने ब्रॉड एरियाज़ जो भी टॉपिक थे उनको मैंने टॉपिक्स बनाया। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, एक एंशिएंट से आ जाता है और एक मिडिवल से आ जाता है। तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम फॉलो किया था। बहुत ज़्यादा डीप में मैंने पढ़ाई नहीं की थी, बट मैं स्पेक्ट्रम को 2 या 3 बार रीड बस किया था और एक आइडिया गेन किया था कि हमारी हिस्ट्री कैसी रही थी। और एक यूट्यूब चैनल है हर्षित द्विवेदी सर का, वो स्पेक्ट्रम को चैप्टर वाइज उन्होंने कवर किया है एज एक स्टोरी की तरह। तो मैं वो वीडियो देखती थी और स्पेक्ट्रम को रीड भी करती थी, और प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के मैं कोशिश करती थी कि एक आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस हो जाए। ज्योग्राफी के लिए भी मैंने ऐसे ही एनसीईआरटी को पहले पढ़ा था, एक फ़िज़िकल ज्योग्राफी और एक ह्यूमन ज्योग्राफी। और एक अमित सेन गुप्ता सर का एक यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पे वो एनसीईआरटी कवर करते हैं अच्छे से। तो ये स्टार्टिंग में मैंने सारे पढ़े थे, और जब एग्ज़ाम्स अप्रोच करते थे तो जो मैंने बहुत ही शॉर्ट हैंडेड, बहुत ही शॉर्ट में जो नोट्स बनाए थे मैं उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ की थी और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी। बाकी पॉलिटी के लिए मैंने यूट्यूब वीडियो ही देखा था। अनअकैडमी पे सिद्धांत अरोड़ा सर का अनअकैडमी पे वीडियो है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो पॉलिटी के डिफरेंट हर चैप्टर का उन्होंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है। तो मैं लक्ष्मीकांत को थोड़ा सा रीड करती थी और सर का वीडियो देखती थी, और मैं उसको टैली करती थी कि प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन पूछा है मैं बस उतने तक ही अपने आप को लिमिट रखती थी। उसके बियॉन्ड मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि 100 मार्क्स का ही पेपर होता है और इतना ज़्यादा कुछ डीप में पूछता नहीं है। तो पॉलिटी के लिए मैंने ऐसे प्रिपेयर किया। और जो बाकी इकॉनमी है वो तो जब हम इंडियन इकॉनमी पढ़ते हैं तो उसके साथ ही हमारी तैयारी शुरू हो जाती है। बट जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2019 में अक्टूबर के टाइम, तो मैंने अपना बेस बनाने के लिए मैं स्टडी आईक्यू का वीडियो देखती थी, अंकित अग्रवाल सर का। तो वहाँ से मेरा थोड़ा थोड़ा बेस बनता गया, और जैसे ही मैं इंडियन इकॉनमी अपना 4th पेपर पढ़ती थी तो वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्पफुल हुआ। So this is how I prepared for the English and GS. Now I am going to tell you the strategy for the economics paper 1, 2, 3 and paper 4. So for the paper 1, what I did, actually I belong from the mathematics background, so I just try to make a balance between the theory part and the mathematical part. So जो मेरा बेस था पेपर 1 के लिए, जो मैंने बेस बुक फॉलो किया वो था कोट्सवानीस, और समटाइम आई ऑल्सो फॉलोड निकल्सन एंड स्नाइडर। और मैंने हर पार्ट के लिए, जैसे कंज्यूमर डिमांड थ्योरी है या प्रोडक्शन थ्योरी है, तो ये सब तो मैंने कोट्सवानी से कर लिया था। बट इसके जो न्यूमेरिकल पार्ट्स हैं वो मैं प्रीवियस ईयर पेपर में देखती थी कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उसको मैं गूगल पे सर्च करती थी कि कंज्यूमर डिमांड थ्योरी न्यूमेरिकल। फिर बहुत सारे पीडीएफ्स आते थे, मैं उसमें से प्रैक्टिस करती थी। और यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे न्यूमेरिकल्स ईज़िली अवेलेबल है, तो उनका भी मैं प्रैक्टिस कर लेती थी। और जैसे गेम थ्योरी है, गेम थ्योरी के लिए मैंने विलियम स्पैनियल करके एक यूट्यूब चैनल है, तो उसके मैंने सेलेक्टेड टॉपिक्स के मैंने वीडियोस देखे। निशांत मेहरा सर के भी गेम थ्योरी के कुछ वीडियोस हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ से मैंने कुछ पढ़ाई की और अपना प्रॉपर नोट्स बनाया था। और जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज़ किया तो मैंने देखा कि 5 मार्क के क्वेश्चंस आते थे, लाइक सॉल्व द 2x2 मैट्रिक्स गेम।
तो वो सब मैंने प्रैक्टिस कर लिया था। और एक इनपुट आउटपुट मॉडल करके हमारा सिलेबस में है, तो उसका मैंने एक पीडीएफ है जो 30 पेज का लगभग था, जिसमें सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ था इनपुट आउटपुट मॉडल का। उसके बियॉन्ड पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे, उसमें सारा कंटेंट मुझे मिल गया था और मोस्टली प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व हो गए थे। तो वो मैंने अच्छे से किया, उसमें उसके न्यूमेरिकल भी पार्ट्स थे। तो इस बार जो पेपर में इनपुट आउटपुट मॉडल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, लाइक जियोग्राफिकल मीनिंग ऑफ समथिंग, जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने इनपुट आउटपुट मॉडल के ही अटेम्प्ट किए थे। बाकी अगर बात करें इकोनोमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिक की, तो जो मेरा बेस बुक था वो गुजराती था, और स्टैटिस्टिक के लिए जो बेसिक चीज़ें थी वो एसपी गुप्ता से ही मैंने किया था। और इकोनोमेट्रिक्स में मैंने ये फोकस किया था, जिस टाइप का थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछता था, लाइक हाउ टू डिटेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी एंड हाउ वी कैन करेक्ट इट। सो ये सब जो चीज़ें थी उसको मैंने मल्टीपल टाइम रीड किया था, और मैंने एक अच्छा नोट्स बना के रखा था जो मैं लास्ट टाइम उसको बहुत ही अच्छे से रिवाइज़ करके गई थी। और इस बार मैंने एक क्वेश्चन इकोनोमेट्रिक्स से अटेम्प्ट भी किया था। तो दिस इज़ हाउ आई डिड फॉर द पेपर 1। और बाकी पेपर 1 के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि पेपर 1 इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। सो आपको अपने स्ट्रेंथ पे वर्क करना है। इफ़ यू आर वेरी कंफर्टेबल इन अटेम्प्टिंग मैथमेटिकल पार्ट एंड theory as well, then try to make a balance between them. But if you are not okay in mathematical part, but at least cover some basic of mathematics, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन के क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, जो प्रोडक्शन थ्योरी से क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, गेम थ्योरी से आते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो ये सब जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से आप बहुत सारे मार्क्स गेन कर सकते हो इसलिए, और आपका मार्क्स इन्हांस हो सकता है। और बाकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मार्केट स्ट्रक्चर वाला हो गया, या फिर थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या फिर वेलफेयर इकोनॉमिक्स हो गया। तो इन सारे पार्ट के लिए आप मेक श्योर करें कि आपने जो भी ग्राफ पढ़ा है वो ग्राफ आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम लिखने जाते हो तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है ग्राफ, तो आप वहाँ पे तुरंत लिख नहीं पाओगे, और वो वहाँ पे आपको तुरंत क्लिक भी नहीं करेगा। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव प्रैक्टिस एनफ, इतना एनफ प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप इजीली वहाँ पे बना सको। तो पेपर 1 का दिस इज़ माई ओवरऑल स्ट्रैटेजी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई सॉल्व्ड एटलीस्ट 10 ईयर पास्ट ईयर पेपर। मैंने 10 साल के पेपर्स बहुत ही अच्छे से लगाए थे पेपर 1 के, और उसको रिवीजन पे ध्यान दिया और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान दिया था। अब तक हमने जीएस, इंग्लिश और पेपर 1 के बारे में जान लिया है कि मैंने क्या क्या फॉलो किया था। अब हम मूव करते हैं पेपर 2 के बारे में, दैट इज़ जनरल इकोनॉमिक्स सेकेंड पेपर। ये भी 200 मार्क्स का होता है, बट इसमें क्या है कि बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है, क्योंकि हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दिस इज़ द मेजर पार्ट ऑफ दिस पेपर। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू कवर इकोनॉमिक थॉट, नेशनल इनकम, अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट। सो इन सब के लिए अलग अलग रिसोर्सेज मैंने फॉलो किया, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो मेरा बेस बुक था वो फ्रॉयन था, और एक जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई शुरू की थी तो NPTEL का एक वीडियो था IIT कानपुर का, उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही बेसिक से बताया गया था। तो पहले मैंने वो वीडियोस देखा था, थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट क्लियर किए थे, देन आई जस्ट प्रोसीड टू द फ्रॉयन बुक। और फ्रॉयन बुक को मैंने जब फर्स्ट रीड किया था और जो मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे, वो पहला जो नोट्स था वो ठीक ठाक था, बट जब मैंने उसी सेम बुक को सेकेंड टाइम पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, जब हम बहुत मल्टीपल टाइम रीड करते हैं ना, देन यू विल रियलाइज़ कि ओ दिस टाइम आई मिस्ड आउट ऑन दिस पॉइंट। फिर आप उसको क्या करते हो, फिर अपने नोट्स में ऐड ऑन करते हो। मैंने नोट्स दोबारा से कुछ भी नया नहीं बनाया, उसी नोट्स में मैं डिफरेंट कलर के पेन से जो भी पॉइंट्स छूट जाते थे वो मैं ऐड ऑन कर लेती थी। अब जो मेरा नोट्स होता था वो बस मुझे ही समझ में आएगा, अगर अभी पढ़ने को किसी को दिया जाए तो वो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, वो पूरा पेज भरा हुआ रहता था। तो नोट्स आपको ऐसे बनाना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो और आपको समझ आए तो ज़्यादा बेटर है। तो इस तरीके से मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स किया, और बाकी प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स थे वहाँ से मैंने देखा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, और आंसर राइटिंग की मैंने प्रैक्टिस की थी।
इसी तरह नेशनल इनकम और इकोनॉमिक थॉट के लिए कोई प्रॉपर बुक मैंने फॉलो नहीं की। उसके लिए मैंने इंटरनेट का सहारा लिया। जो भी टॉपिक था मैं गूगल पे सर्च करती थी और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख के मैं आइडिया लगाती थी कि इस टॉपिक से कितना तक पूछा जा सकता है और कितना पूछा गया है। तो मैं कंटेंट को बस उतना ही लिमिट करती थी और नोट्स भी उसी अकॉर्डिंग बनाती थी कि मैं उसको 200 वर्ड्स या 300 वर्ड्स में लिख सकूं। क्योंकि आप जो भी यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादा वर्ड्स के नहीं आते हैं। आपको टू द पॉइंट लिखना होता है। जो क्वेश्चंस के डिमांड होते हैं आपको वो फुलफिल करना होता है। सो यू डोंट हैव टू डू पीएचडी इन अ पर्टिकुलर टॉपिक, यू जस्ट हैव सम आइडिया, बेसिक आइडिया अबाउट दैट टॉपिक। तो मैंने अपने आप को उतना ही लिमिट किया था। अब बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। इसके लिए जो मैंने बुक फॉलो किया था वो झिंगान बुक फॉलो किया था। और मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि हर जो ग्रोथ थ्योरीज़ है लाइक हैरेड मॉडल, सोलो मॉडल या जो जितने भी थ्योरीज़ थे, रोस्ट्रो मॉडल, लेविस मॉडल, उसका मैं क्या करती थी कि फ़र्स्ट पार्ट जो मेरा होता था वो एजम्पशन से रिलेटेड होता था। मैं सारे एजम्पशन लिखती थी। फिर उसका मेन बॉडी पार्ट जो थ्योरी बिहाइंड इट उसको लिखती थी। फिर मैं क्रिटिसिज्म लिखती थी एंड देन आई ट्राई टू फाइंड आउट दैट इफ़ इट इज़ रेलिवेंट फॉर द डेवलप कंट्री लाइक आवर कंट्री एंड फॉर डेवलपिंग कंट्री एंड फॉर द डेवलप कंट्री। तो मैं वो टैली कर लेती थी कि विच थ्योरी इज़ एप्लीकेबल फॉर इंडिया। सो थोड़ा अच्छा होता था, उससे क्वालिटी आंसर बन सकती थी। और बाकी जिस थ्योरी में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता था मैं उस चीज़ पे काफ़ी फोकस किया, क्योंकि ग्राफ बनाने से आपकी आंसर की क्वालिटी इन्हांस हो जाती है एंड यू कैन गेट गुड मार्क्स। मैंने इस पेपर में 88 मार्क्स स्कोर किया है। और बाकी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ साल्वाटोर ही फॉलो किया है। उसके अलावा मैंने कोई बुक फॉलो नहीं की और ना ही मैंने कोई यूट्यूब से कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस देखे थे, क्योंकि जो साल्वाटोर का बुक है वो बहुत ही बेसिक है। आप उसको जब मल्टीपल टाइम रीड करोगे तो वो खुद ही आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाता है। इस इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए मैंने नोट्स काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया था, बहुत ही अच्छे से उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था, क्योंकि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में जो मेन फोकस है वो ग्राफ पे ही है। तो मैंने ग्राफ जो था मुझे जैसे कन्वीनियंट लगा अच्छे से बनाया ताकि वो मेरे आंसर राइटिंग में रिफ्लेक्ट हो सके। और मैंने अपने नोट्स को काफ़ी टाइम रिवाइज किया था और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस भी की थी। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बस यही किया। और बाकी बैलेंस ऑफ पेमेंट में साल्वाटोर में ही लास्ट में कुछ चैप्टर्स है बैलेंस ऑफ पेमेंट के, तो वो सारे मैंने बहुत ही टाइम रीड किया था, क्योंकि वो फर्स्ट सेकंड रीडिंग में इतना समझ नहीं आता था। तो मैंने उसको मल्टीपल टाइम रीड किया, अपने दिमाग में डाला कि कंसेप्ट क्या है। और बाकी जो कुछ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन वाले टॉपिक थे लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, वो सीधा मैंने गूगल किया और उनके जो ओरिजिनल वेबसाइट है, मतलब जो उनका पर्टिकुलर वेबसाइट है, वहाँ से मैंने कंटेंट लेने की कोशिश की जस्ट अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर पेपर। जैसा प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे मैंने बस उसी के अकॉर्डिंग उनके वेबसाइट से उतने ही कंटेंट लिया और एक छोटा सा नोट्स प्रिपेयर कर लिया था और एग्ज़ाम के पहले मैंने उनको रिवाइज़ कर लिया था। सो दिस इज़ हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर द पेपर 2। हम अब बात करते हैं पेपर 3 के बारे में, जिसमें मेनली आपको इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स और एक छोटा सा टॉपिक है स्टेट मार्केट एंड प्लानिंग, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि इसमें सिलेबस बहुत ही कम है बट दिस इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट और हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं इस पर, क्योंकि हमारा जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है प्रिपरेशन का वो पेपर 1, 2 और इंडियन इकोनॉमी में ही चला जाता है। बट अगर आप इस पेपर पे थोड़ा फोकस करेंगे और थोड़ा स्ट्रैटेजी बना के इस पेपर को प्रिपेयर करेंगे देन यू कैन ईजिली गेट अ डिसेंट मार्क्स। आई हैव स्कोर्ड 94 इन दिस पेपर। सो व्हाट वाज माय रिसोर्सेज? फर्स्टली फॉर द पब्लिक पॉलिसी मेरा जो बेस बुक था वो मसग्रेव ही था और फिर मसग्रेव की फ़र्स्ट या सेकंड रीडिंग करने के बाद मैं HL भाटिया पढ़ी थी। उसमें से कुछ जो रेलेवेंट टॉपिक्स थे मैंने बस वही पढ़ा था, पूरा होल बुक नहीं पढ़ा था। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक पूरी बुक कभी नहीं पढ़नी होती है, आपको बस उतना ही पढ़ना होता है जितना आपका क्वेश्चन डिमांड करता है और जितना आपको सिलेबस दिया रहता है, क्योंकि पूरी बुक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने अपने आप को उतने तक ही लिमिट रखा था। बाकी इग्नू नोट्स भी मैंने रेफ़र किए थे इस पेपर में, जैसे इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के लिए,
और जब मैंने इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किया था और जब उसके सिलेबस देखे थे तो काफ़ी कुछ था उसमें। तो मेरे IIT रुड़की के एक प्रोफेसर हैं SP सिंह सर एंड दीप्ति मैम, उन लोगों का एक कोर्स था NPTEL पे इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का। तो वो जो कोर्स था वो मैंने पहली बार में पूरा अच्छे से देख के और उसके मैंने नोट्स बना लिए थे प्रॉपरली, और फिर प्रीवियस ईयर पेपर से टैली करके जो भी रेलेवेंट चीज़ थे उसको मैंने अच्छे से नोट कर लिया था। और साथ ही साथ इंटरनेट का बहुत यूज़ किया था। और एक यूट्यूब चैनल था जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट वो ग्राफिकल वे में इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स को समझाते थे, जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के यूजेस, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के यूजेस, और भी जो भी सारी चीज़ें थी वो काफ़ी अच्छे वे में उस यूट्यूब चैनल पे था। तो वो भी मैं एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वो मैं यूट्यूब वीडियोस देखती थी। और बाकी प्रीवियस ईयर पेपर वाज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी पेपर। और पर्टिकुलरली मैंने पेपर 3 के लिए रिवर्स लर्निंग टेक्निक अपनाया था। मैं क्या करती थी कि 7-8 साल के पेपर निकालती थी हर ईयर वाइज, और टॉपिक्स देखती थी कि किस पे कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है और क्या क्या पूछा है, जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं था इन डायरेक्टली, बट इट वाज रिलेटेड टू दैट सिलेबस। तो मैं उसको अच्छे से वो टॉपिक नोट करती थी, गूगल पे सर्च करती थी, बहुत सारी जगह पे सर्च करके, और जो मुझे रेलेवेंट लगता था उतना ही कंटेंट का मैं अपना नोट्स बना लेती थी। तो रिवर्स लर्निंग आई थिंक मेरे लिए हेल्पफुल रहा इस पेपर के लिए। जैसे कि स्ट्रीट मार्केट एंड प्लानिंग है, उसमें ज़्यादा कुछ तो दिया नहीं है, बट आप जब प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो बहुत ही कुछ पूछ रखा हुआ है, जैसे इंडिकेटिव प्लानिंग में डिफरेंस और इंडक्शन, मतलब वॉट एवर द प्लानिंग इज़ दैट, एंड पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो ऐसे जो भी टॉपिक्स थे, ब्रॉड एरियाज़ थे, उसको मैंने नोट किया और गूगल सर्च करके ही बस नोट्स बनाए थे। सो आई जस्ट डोंट रिलाइड मोर ऑन बुक फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। आई हैव यूज इंटरनेट वेरी हैवीली, जितना हो सके मैं उतना यूज़ करी थी। और आपको मेक श्योर करना है कि एक ही टॉपिक के बहुत ही सारे कंटेंट्स आएंगे, तो आपको फ़िल्टर आउट करना है। आपको जो रेलेवेंट लगता है, जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हो, उसको ही बस आपको ऐड ऑन करना है। और प्रीवियस ईयर पेपर को ही आप अपना बाउंड्री बना के चलना कि ठीक है, इस टॉपिक से इतना ही लिमिट तक क्वेश्चन पूछा गया तो मैं बस इतना ही पढ़ूंगी, उसके बियॉन्ड पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने इस तरीके से पेपर 3 को प्रिपेयर किया था। पेपर 3 में एक और टॉपिक है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब पेपर 1 की प्रिपरेशन करते हो तो उसमें 70% ऑफ द टॉपिक कवर्ड हो जाते हैं। बाकी जो 30% रेस्ट जो बचता है उसको मैं इंटरनेट के थ्रू मैंने कंप्लीट किया था। और कुछ इग्नू नोट्स थे, वहाँ से मैंने रेफ़र करके और लिमिटेड नोट्स प्रिपेयर किए थे। दैट्स हाउ पेपर 3 completes. Now moving toward the पेपर 4. पेपर 4 एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही डायनेमिक है, बहुत ही वास्ट है, और इसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, और ये हमारे प्रिपरेशन का काफ़ी टाइम भी लेके जाता है। तो जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तो मैं ऐसे नहीं हो गई थी कि मुझे डायरेक्टली नोट्स बनाना है। पहले मैंने सोचा था कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में मुझे जानना बहुत ज़रूरी है और उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जब मैंने फ़र्स्ट रीडिंग किया था, जो कि मेरा बेस बुक था मिश्रा एंड पुरी एंड उमा कपिला, तो इन दोनों बुक से मुझे जो भी अच्छा लगता था, तो मैंने फ़र्स्ट रीडिंग में बस मैंने पढ़ाई की थी। मैंने बस समझने की कोशिश की कि हमारा इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा है, या हमारे इकोनॉमी में अब तक क्या क्या हो चुका है और कैसा ट्रेंड फॉलो किया है। तो फर्स्ट रीडिंग वाज कम्प्लीटली विदाउट मेकिंग एनी नोट्स। जब मैंने सेकंड रीड किया था तब मैंने अपने बुक में मार्किंग कर दी थी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपने नोट्स में लिखना चाहूँगी। तो सेकंड रीडिंग में भी मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। और जब मैंने थर्ड रीडिंग किया था तो मैंने जो नोट्स प्रिपेयर किए थे वो इस तरीके से किया था कि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होते थे मोस्टली। आपको एक क्रिटिकल एनालिसिस करना होता है एक पर्टिकुलर टॉपिक का, तो मैं उस वे में ही बहुत ही लिमिटेड,
बहुत ही इतना छोटा कि मैं 200-300 वर्ड्स में वो आंसर रिफ्लेक्ट कर सकूं। तो उस तरीके से मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाए थे। जैसे डिफरेंट सेक्टर थे, बजट था, फिस्कल पॉलिसी था, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, मनी एंड बैंकिंग हो गया, लेबर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो इंडस्ट्री हो गया। तो ये सेक्टर वाइज मैंने सारे नोट्स प्रिपेयर कर रखे थे। और साथ ही साथ मैं ये भी ध्यान देती थी कि प्री लिबरलाइजेशन के टाइम पे कैसा ट्रेंड फॉलो होता था हमारे इकोनॉमी में, और पोस्ट लिबरलाइजेशन क्या क्या हुआ था। तो ये तो स्टैटिक पार्ट हो जाता था। और जब डायनेमिक पार्ट पढ़ने की बारी आती थी तो न्यूज़पेपर मैं इसके लिए पर्टिकुलरली फिनेंशियल एक्सप्रेस और इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करती थी। ये दो न्यूज़पेपर मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे, इनके एडिटोरियल्स। तो मैं इनके नोट्स तो नहीं बनाती थी, बट उनको पढ़ के मैं अपने माइंड में एक आइडिया डेवलप करती थी, और व्यू मेकिंग का प्रोसेस जो होता है वो मैं इन्हांस करने की कोशिश करती थी कि अगर मुझसे कोई कुछ पूछेगा इस किसी सेक्टर के बारे में तो मेरे पास कुछ पर्टिकुलर कंटेंट हो और मैं उस पर बात कर सकूँ। तो इस तरीके से मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग किया था इसके लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो फॉलोड रीज़न IS मंथली का करंट अफेयर मैगज़ीन। वो भी इकोनॉमी सेक्शन गो थ्रू कर लेती थी, और इतना आइडिया पता चल जाता था कि अभी इकोनॉमी में क्या चीज़ चल रही है, कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ चल रही है। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया था जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था कि क्वेश्चंस ना रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसी डायरेक्टली आ जाता था, लाइक व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते थे, जैसे 15 फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशंस क्या है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का फीचर्स क्या है। तो ऐसे जो बहुत ही चर्चित में जो पॉलिसी होते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं गवर्नमेंट के लिए, उसका मैंने क्या किया था, उसको नोट करके और उसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में जो पॉलिसी है वहाँ से मैं कंटेंट प्रिपेयर करके और 200-300 वर्ड में लिख लेती थी, ताकि क्वेश्चंस आए तो मैं वो अटैम्प्ट कर सकूँ। तो इस तरीके से मैंने ये वाला पार्ट कवर किया था। और इन सब चीज़ों को करने के बाद यू हैव टू रीड द बजट ऑफ दैट ईयर जब आप एग्ज़ाम लिखोगे, और आपको एटलीस्ट 2 साल का इकोनॉमिक सर्वे करना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे एक ऐसा चीज़ है जो आपकी आंसर की क्वालिटी को इन्हांस कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छे सजेस्टिव मेजर्स होते हैं, जो ड्रॉबैक्स होते हैं हमारे इकोनॉमी में, या फिर गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ होते हैं, या कुछ डेटा पॉइंट्स होते हैं। तो यू हैव टू स्प्रिंकल डेटा ऑन योर आंसर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो मैंने इस तरीके से इंडियन इकोनॉमी की प्रिपरेशन की थी। DKT UPSC CSC। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। अब तक हमने बात किया कि पेपर 1, पेपर 2, 3 और 4 और GS और इंग्लिश के लिए मैंने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किए थे। बट मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ये थर्ड अटैम्प्ट था, तो मैं नहीं चाहती कि आप वही गलतियाँ करो। तो जो इस टाइम मैंने जो चीज़ें की, जो मेरे लिए वर्क किया, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। फर्स्टली मैंने कोशिश किया कि अपने रिसोर्सेज को लिमिट रखूँ, तो वो उस चीज़ पे मैंने ध्यान दिया था। सेकेंडली मैं कंसिस्टेंट नहीं रही इसके 2 प्रीवियस अटैम्प्ट पे, तो मैं कंसिस्टेंट रहती थी। मैं इतना ध्यान रखती थी कि रोज़ मैं कुछ ना कुछ पढ़ के और अपने नोट्स या अपने लर्निंग में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करूँ। थर्डली मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कोई टेस्ट सीरीज़ तो नहीं लिया था, क्योंकि मैं PhD कर रही थी, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट था। तो मैंने जब फर्स्ट अटैम्प्ट हो गया था तो उसके बाद मैंने विभास झा सर का एक कोर्स आया था, लॉन्च हुआ था, जो कि मेनली मेंस स्टूडेंट के लिए था। वो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कशन के थ्रू वो सॉल्व करा रहे थे। तो उस कोर्स में सर ने प्रॉपरली बताया कि हाउ यू हैव टू अप्रोच अ क्वेश्चन,
कितने वर्ड्स में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, कितने वर्ड्स में आपको उसका बॉडी पार्ट लिखना है, और कैसे आप कंक्लूज़न को एक अच्छा उससे रिलेट करके कंक्लूज़न लिख सकते हो। तो ये सारी जो टेक्निक्स थी वो 20 या 30 दिन का कोर्स था। तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ही बेनिफिट था। ये कोर्स मैंने 2020 में किया था, बट इट हेल्प मी अ लॉट इन माय प्रिपरेशन, क्योंकि वो जो कॉपी मैंने नोट्स बना रखा था उसको मैं रेफ़र करती थी, उसको मैं देखती थी कि सर ने कैसे समझाया, और फिर अकॉर्डिंगली मैं प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करती थी। और बाकी और जो चीज़ें मैंने किया था वो रिवीजन पे काफ़ी फोकस किया। प्रॉब्लम ये होती थी कि इसके पहले 2 अटेम्प्ट में मुझे कंसेप्ट समझने में इतनी दिक्कत नहीं होती थी। मैं जो भी पढ़ती थी वो मुझे समझ में तो आ जाता था, बट वो रिटेन नहीं हो पाता था काफ़ी टाइम तक। जब मैं अटेम्प्ट देती थी तो मैं क्वेश्चंस मुझे पढ़े पढ़े लगते थे, टॉपिक्स मुझे पढ़े पढ़े लगते थे, बट मुझे याद नहीं आता था कि इसमें मेरे को कंटेंट में क्या लिखना है, मुझे अधूरा अधूरा याद रहता था। तो वो चीज़ें ना हो तो मैंने रिवीजन पे काफ़ी ध्यान दिया, और जब मैंने ये वाला अटेम्प्ट लिखा था तो जब भी मैं क्वेश्चन देखती थी तो मुझे तुरंत क्लिक हो जाता था कि इस पेज पे मैंने ये चीज़ लिखी हुई थी और मुझे यही रेप्लिकेट करना है। तो रिटेंशन जो है उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हैं उनके क्वेश्चंस ही आपके लिए बहुत इनफ है। अगर आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो 5 साल का, और पेपर 1 के लिए मैंने 10 साल का किया था, तो अगर आप इतना कर लेते हो तो यू कैन स्कोर मच बेटर। अब हम बात करते हैं और इंटरव्यू के लिए जब आप अपना रिटन दे लेते हो, और रिटन रिज़ल्ट में जब रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको एक ड्राफ्ट फिल करना होता है, दैट इज़ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें मैं बस आपको 2 चीज़ बोलना चाहूँगी। फर्स्टली आप मेक श्योर करें कि आपसे फॉर्म फिल करते वक्त कोई गलती ना हो। मुझसे थोड़ी सी कुछ गलतियाँ हो गई थी जिसके लिए मुझे एफिडेविट बनवाना पड़ा, बट वो इतना इशू नहीं क्रिएट किया। बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से फॉर्म को फिल करोगे तो वो अच्छा होगा आपके लिए। और सेकेंडली आप जो भी ड्राफ्ट में बहुत सारी चीज़ें फिल करने को बोलता है, जैसे हॉबी या आपके कुछ अचीवमेंट्स हैं, या आपने कुछ किसी चीज़ पे काम किया, या कोई आपका वर्क प्रोफाइल है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आप एकदम जो रियल चीज़ है उसको ही फिल करो। और वो चीज़ ट्राई करो फिल करने के लिए जो आप बोर्ड मेंबर के सामने कंफर्टेबल रहो, उस चीज़ पे आप बात करने के लिए कंफर्टेबल रहो, बस वही सारी चीज़ फिल करना है। तो जब मेरा टाइम आया था ड्राफ्ट फिल करने का, तो मैं अपने काफ़ी फ्रेंड से और अपने ब्रदर से बातचीत करके और डिस्कस करने के बाद ही मैंने वो फॉर्म फिल किया था। तो ड्राफ्ट को ध्यान से फिल करना आप सभी, और जैसे ही आप ड्राफ्ट सबमिट कर लेते हो फिर आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्टली मैंने क्या किया था कि ड्राफ्ट का प्रिंट आउट निकाल के मैं लेके आई थी, और ड्राफ्ट को मैं खुद रीड करती थी। मैंने देखा कि मेरे ड्राफ्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, फिर मैं वो चीज़ को सर्किल करती थी जो मुझे लगता था कि दिस इज़ द ब्रॉड एरिया फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन मे बी आस्क्ड। जैसे कि मेरा सिटी गोरखपुर है, तो मैंने गोरखपुर को सर्किल कर लिया। उत्तर प्रदेश इज़ माई स्टेट, होम स्टेट, तो मैंने उत्तर प्रदेश को सर्किल कर लिया। या फिर आपका जो बर्थ स्टेट है वहाँ से आपसे कुछ इकोनॉमिक इवेंट्स पूछे जा सकते हैं। फिर या तो आपका जो स्कूल है, जैसे लाइक मैंने केवी से स्कूलिंग की है, तो मुझसे पूछा जा सकता था केवी के क्या फ़ीचर्स हैं, या नवोदय विद्यालय से कैसे डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक्सपेक्ट करती थी कि ये क्वेश्चंस आ सकते थे। तो मैंने एक कॉपी बनाया था और उसमें अपने ड्राफ्ट को रीड करके अपने डिफरेंट कीवर्ड से रिलेटेड मैंने बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बना लिए थे। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने एक और तरीका अपनाया था, वो ये था कि मैंने अपना एक इंट्रोडक्शन तैयार कर लिया था, और इस इंट्रोडक्शन से मैंने ये फाइंड आउट किया, ये एक्सपेक्ट किया कि अगर मैं ये इंट्रोडक्शन देती हूँ तो बोर्ड मेंबर कौन से कीवर्ड को वो चूज़ करके और मेरा इंटरव्यू किस डायरेक्शन में वो प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैंने 2-3 डायरेक्शन बना लिया था। जैसे मैं पीएचडी कर रही थी, तो मैंने सोचा कि अगर मेरा पीएचडी की तरफ इंटरव्यू मूव करेगा तो किस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो मैंने वो वाला पार्ट प्रिपेयर कर लिया। अगर मेरे से स्कूलिंग के बारे में पूछ लिया गया तो कैसे क्वेश्चंस आगे आ सकते हैं, या मेरे मास्टर थीसिस से पूछ लिया तो कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपको हर डायमेंशन देख के और उससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और बाकी मेरे कुछ फ्रेंड्स थे तो हम ग्रुप डिस्कशन करते थे, वो भी काफ़ी हेल्पफुल किया, और मैंने 3 मॉक्स दिए थे। तो वहाँ से जो भी मुझे फीडबैक मिला मैं उस पर वर्क की और मैंने अपना रियल इंटरव्यू दिया।
और अगर हम रियल इंटरव्यू की बात करें तो काफ़ी स्मूथ प्रोसेस होता है। जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो आपको ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करते हैं। मुझसे जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो एकदम जस्ट स्टार्ट हो गया था मेरे गोरखपुर से। चेयरमैन सर ने पूछ लिया था कि आपका गोरखपुर में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है बाय द चीफ मिनिस्टर। तो वहाँ से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। फिर गोरखपुर किस लिए फेमस है, तो वहाँ पे मैंने महाभारत एंड रामायण मेंशन कर दिया था, रिलीजियस बुक्स का। तो फिर महाभारत से क्वेश्चंस चेयरमैन सर ने पूछ लिया। फिर कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था, लाइक कोविड क्या प्रेडिक्टेबल था, या कोविड को हम पूरे वर्ल्ड कैसे उसको और अच्छे वे में हैंडल कर सकते थे। फिर मेंबर 1 ने मेरे डैफ से क्वेश्चन पूछा। मेरा जो मास्टर थीसिस था वो माल न्यूट्रिशन पे था, तो मेनली मेंबर 2 ने माल न्यूट्रिशन से ही सारे क्वेश्चन पूछे, थोड़ा हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, थोड़ा गोरखपुर से भी हेल्थ क्राइसिस था गोरखपुर का कुछ, वो पूछा। फिर मेंबर 3 थे, उन्होंने मेरा जब ड्राफ्ट रीड किया तो मेरा 12th में कंप्यूटर साइंस था, तो वो वहाँ से बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ गए थे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कंप्यूटर साइंस से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, बट दे वर वेरी बेसिक क्वेश्चन लाइक हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हुए। फिर जो मेंबर 4 थे उन्होंने कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे रिलेटेड टू इन्फ्लेशन एंड रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एजुकेशन सिस्टम पूछा उड़ीसा का, कुछ एक रिसेंट न्यूज़ आया था तो मेरे उस पर व्यूज़ पूछे थे। और मेरे पीएचडी रिलेटेड टॉपिक विमेन एम्पावरमेंट पे मैं काम कर रही हूँ, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे डिस्कशन हुए थे। तो ऐसे ही मेरा इंटरव्यू काफ़ी स्मूथ चला। तो जो मेरा इंटरव्यू था वो मेरा थोड़ा डैफ की तरफ ज़्यादा झुकाव था। तो आपको अपने इंटरव्यू को अपने डैफ से बहुत ही अच्छे प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप डैफ को अपना डिफेंड नहीं कर पाओगे तो वो आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है और आप हो सकता है कि मार्क्स आपको थोड़े से कम मिल जाए। तो इस तरीके से मैंने इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया। थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट था, मैंने इतना नोट्स मेकिंग नहीं किया था, तो मैं थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन स्किल्स और मैं लोगों से बातचीत करती थी, तो वहाँ से मेरे को बहुत ही फ़ायदा हुआ, लाइक ग्रुप डिस्कशन करना और फ्रेंड से बातचीत करना। तो इस तरीके से करके मैंने अपना इंटरव्यू दिया और फिर लकीली आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 11 इन दिस अटेम्प्ट। सो overall I want to just suggest to you everyone that be confident, be positive, because this process is like a very time consuming और आपको हमेशा मोटिवेट होने की ज़रूरत है। तो आपको मोटिवेशन बाहर से इतना नहीं मिलेगा जितना आपको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा ये 3rd अटैम्प्ट था, तो ऐसे ही बहुत ही डॉन्टिंग टास्क हो गया था। हर दिन अपने आप को मोटिवेट करना और फिर वही सेम चीज़ कई बार पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। बट अगर आप अपने लाइफ में गोल को लेके क्लियर हो तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।